नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज का अपना टॉपिक लिनक्स बेसिक कमांड। तो सबसे पहला कमांड जो हमारे पास है वह है mkdir। और अगर हम लोग mkdir की बात करें तो mkdir, m फॉर मेक, dir फॉर डायरेक्टरी, यानी mkdir का इस्तेमाल हम लोग नए डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आपके पास करते हैं। अगर आप लिनक्स में एक डायरेक्टरी या एक से ज़्यादा डायरेक्टरी अगर आप क्रिएट करना चाहो तो इसके लिए हम लोग mkdir कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स आपके पास काफ़ी आसान है। आपको कमांड लिखने की ज़रूरत है mkdir और उसके बाद आपको डायरेक्टरी का नाम देने या फोल्डर का नाम देने की ज़रूरत है। अगर आप एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, अगर हमने लिखा mkdir और हमने एक फोल्डर आपके पास क्रिएट किया fol1 नाम का, सो यह एक फोल्डर 1 नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा। और अगर मैं एक साथ एक से ज़्यादा फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूं तो हमने लिखा mkdir, इसके बाद हमने लिखा dir1 और dir2। सो ये कमांड एक साथ dir1 और dir2 नाम का दो डायरेक्टरी हमारे लिए क्रिएट कर देगा। यहाँ mkdir में एक और जो काफ़ी यूज होने वाले ऑप्शंस हैं वह हमारे पास है -p। जब आप -p का इस्तेमाल करेंगे ये पेरेंट डायरेक्टरी भी हमारे पास क्रिएट कर देगा। जब हम लोग mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं सो वह डायरेक्टरी उसी समय क्रिएट हो सकता है जब उसके पेरेंट डायरेक्टरी अवेलेबल हो। जैसे अगर हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया mkdir, हमने लिखा dir4/dir5। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि dir5 जो हमारे पास बनेंगे वो dir4 के अंदर बनेंगे, और अगर dir4 हमारे पास नहीं होगा तो वह dir5 नहीं क्रिएट कर पाएगा। सो अगर मैं चाहता हूं कि dir5 के साथ dir4 भी आपके पास ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, ऐसे कंडीशंस में हम लोग -p ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा लिनक्स का पीसी और हम यहाँ एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। हमने लिया mkdir और हमने dir5 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि dir5 नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ls हमारे पास एक कमांड है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो dir5 नाम का हमारे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग dir7 और dir8 ये दो डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं एक साथ, सो हमने लिखा mkdir, हमने लिखा d6 और d7, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। और आप यहाँ देख रहे हो कि d6 और d7 नाम के दो डायरेक्टरी एक साथ आपके पास क्रिएट हो गए। अगर मैं d8 के अंदर d9 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ तो हमने लिखा mk, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास कहीं भी d8 नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है। हमने लिखा mkdir, हमने बोला कि d8 के अंदर d9 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा। चूंकि d8 नाम का कोई भी डायरेक्टरी हमारे पास अभी नहीं है, तो जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो मुझे एक एरर मैसेज आएगा कि डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट नहीं हो सकते हैं क्योंकि d8 नाम का कोई डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है। सो अगर मैं चाहता हूं कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी, इस केस में d8 पेरेंट डायरेक्टरी के रूप में काउंट किए जाते हैं और d9 जो हमारे पास है उसे हम लोग चाइल्ड डायरेक्टरी बोलते हैं। सो अगर मैं चाहता हूं कि चाइल्ड के साथ पेरेंट आपके पास ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, सो ऐसे केसेस में हम लोग -p ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा -p और ये क्रिएट हमारे पास हो गया। अगर आप देखो तो d8 और फिर d8 के अंदर उन्होंने d9 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया होगा। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है वो है टच कमांड का इस्तेमाल हम लोग एक एम्प्टी फाइल, यानी अगर आप कोई एक ऐसी फाइल क्रिएट करना चाहते हो जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हो,
उस फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास टच से आप एक एम्प्टी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो और अगर उस नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर वो फाइल आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ऐसे सिचुएशंस में टच उस फाइल को नहीं क्रिएट करता है। यानी अगर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहूं और वह फाइल लिनक्स में ऑलरेडी हमारे पास है, सो फिर टच आपके पास उस नए फाइल को नहीं क्रिएट करेगा। mkdir की तरह आप एक साथ एक से ज़्यादा फाइल टच में आप क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए जो सिंटेक्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास होंगे टच। उसके बाद आपको पहले फाइल का नाम देना है, फिर दूसरे फाइल का नाम देना है, सो एंड सो। टच में एक मजेदार ऑप्शन हमारे पास है कर्ली ब्रेसेस। अगर आप कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल करते हो, जिसे मैथ में हम लोग सेट बोलते हैं, अगर आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हो तो इसके यूज से भी आप एक साथ एक से ज्यादा फाइल आप क्रिएट कर सकते। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये कमांड हमारे पास है टच, हमने लिखा माई कॉमा योर फाइल 1 कॉमा फाइल 2 और ये हमारे पास 4 फाइल्स हमारे पास क्रिएट कर देगा। पहला फाइल जो क्रिएट होगा वो होगा माई फाइल 1, दूसरा फाइल जो क्रिएट होगा वो होगा योर फाइल 1, तीसरा फाइल जो क्रिएट होगा वो होगा माई फाइल 2 और उसी वजह से फोर्थ फाइल जो हमारे पास क्रिएट होंगे वो होगा योर फाइल 2। ये देखते हैं टच से हम लोग फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। हमने लिखा cd और मेरे पास एक डायरेक्टरी है D6 नाम का, तो हमने लिखा D6 और ये D6 के अंदर हम लोग चले गए। अब मैं एक फाइल तैयार कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो ls अभी D6 डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है, तो हमने एक फाइल तैयार किया टच फाइल 1 और आप ये देख रहे हो एक फाइल 1 नाम का एक फाइल आपके पास क्रिएट हो चुका है। अगर मैं एक साथ एक से ज्यादा फाइल तैयार करना चाहता हूं तो हमने लिखा फाइल 2 और फाइल 3 और फाइल 1 हमने पहले बनाया था, अभी हमारे पास फाइल 2 और फाइल 3 नाम का दो फाइल हमारे पास आपके पास क्रिएट आपके पास हो गए। और अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल हम लोग करें तो हमने लिखा टच, हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस, हमने लिखा 1 2 3 फिर हमने लिखा 4 5 6 यानी यह टोटल आपके पास 9 फाइल बनाएगा। फर्स्ट फाइल जो हमारे पास होगा वो होगा 1 4, सेकेंड फाइल जो हमारे पास होगा वो होगा 2 4, थर्ड फाइल जो हमारे पास होगा 3 4, फिफ्थ फाइल जो हमारे पास होगा दैट इज कॉल्ड 1 5। ठीक इसी तरह से ये हमारे पास टोटल 9 फाइल को क्रिएट करेगा। और अगर आप देखना चाहो तो ये सारा फाइल, सो अगर आप एक साथ एक से ज्यादा एम्प्टी फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो इस पर्पस के लिए हम लोग टच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है cp कमांड, काफी कॉमन कमांड है, मोस्टली आई होप कि ये कमांड आप जानते होंगे। cp कमांड एक फाइल या एक डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करने के लिए आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं। सपोज हमारे पास दो डायरेक्टरी हमारे पास है, एक डायरेक्टरी हमारे पास D6 नाम का है और दूसरा डायरेक्टरी हमारे पास D7 नाम का है। D6 के अंदर हमने अभी एक फाइल बनाया फाइल 1 नाम का और मैं चाहता हूं ये फाइल कॉपी होकर D7 में चला जाए। तो इसके जो सिंटेक्स हमारे पास होंगे वो होंगे cp स्पेस, हमने लिखा /रूट, रूट के अंदर हमारे पास D6 नाम का डायरेक्टरी है, इसके अंदर फाइल 1 नाम का हमारे पास एक फाइल है और इसे मैं कॉपी करना चाहता हूं /रूट के अंदर D7 के अंदर। और जब आप इंटर प्रेस करोगे तो ये फाइल को D6 से कॉपी करके D7 में हमारे पास वो ले जाएगा। यहाँ एक टर्म्स और है कि अगर आपने डेस्टिनेशन पाथ सेव नहीं दिया तो ये आपके फाइल को रीनेम कर देता है। यानी अगर हमने यह लिखा कि मैं कॉपी करना चाहता हूं /रूट से D6 के अंदर फाइल 1 है और इसे मैं कॉपी करना चाहता हूं /रूट और हमने लिखा D9, क्योंकि D9 नाम का कोई भी डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है तो अब फाइल का नाम क्या हो जाएगा, D9 हमारे पास हो जाएगा। सो आइए देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल हमारे पास है या नहीं है।
तो अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो अभी मैं D6 के अंदर हूं और D6 के अंदर हमारे पास इतने सारे फाइल हैं। मैं फाइल 1 को कॉपी करके D7 के अंदर ले जाना चाहता हूं। सो हमने लिखा cp फाइल कहां से कॉपी करना है, तो या तो आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो या फिर रिलेटिव पाथ दे सकते हो। तो हमने लिखा कि मुझे फाइल 1 कॉपी करना है। कहां कॉपी करना है, तो मैंने बोला /root के अंदर D7 नाम का हमारे पास एक डायरेक्टरी हमारे पास है, मैं इसके अंदर कॉपी करना चाहता हूं और ये कॉपी हो गया। चेक कैसे करेंगे, हमने लिखा ls और मैं चेक करना चाहता हूं कि रूट के अंदर D7 नाम का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई फाइल है कि नहीं है। और आप यहां देख रहे हो फाइल 1 हमारे पास कॉपी आपके पास हो गया। और आप यहां से भी चेक कर सकते हो। मैं होम को मैंने क्लिक किया, होम के अंदर D7 नाम का हमारे पास डायरेक्टरी है और यहाँ फाइल 1 नाम का हमारे पास एक फाइल है। तो अगर आपको एक फाइल एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करना हो तो आप cp कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। cp कमांड के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शंस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वह हमारे पास है -r। -r का मतलब कि अगर आप फाइल को कॉपी करना चाहते हो इट्स ओके, लेकिन cp कमांड से जब आप डायरेक्टरी कॉपी करोगे तो डायरेक्टरी कॉपी नहीं होता है। तो अगर आप -r का इस्तेमाल करोगे तो आप डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हो। और ये कुछ ऑप्शंस ये इंटरेक्टिव वे आपके पास प्रोवाइड करता है, यानी सोर्स और डेस्टिनेशंस पे अगर आपके पास ऑलरेडी सपोज ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है D6, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल है फाइल 1 और हमारे पास एक दूसरा डायरेक्टरी है D7, इसके अंदर भी अभी हमने एक फाइल कॉपी किया फाइल 1। तो अगर मैं ये कमांड आपके पास लिखूं cp, हमने लिखा D6 के अंदर फाइल 1 है और मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं D7 के अंदर फाइल 1 में। अब चूंकि फाइल 1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आपके पास बने हुए हैं, तो जब आप -i ऑप्शंस का इस्तेमाल करोगे तो ओवरराइट करने के पहले ये आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू ओवरराइट द फाइल। याद रखिए जब आप लिनक्स में cp कमांड का इस्तेमाल करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट cp -i का ही इस्तेमाल आपके पास करते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर मुझे रिकर्सिव कॉपी करना है, अगर मैं डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहूं तो मैं किस तरह से आपके पास कॉपी कर सकता हूं। मैं अपने होम डायरेक्टरी पे जा रहा हूं और हमने लिखा pwd, हमने लिखा ls और आप यहां देख रहे हो ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है D6 और D7। मैं चाहता हूं कि D6 को मैं कॉपी करके D7 में लाऊं, तो हमने लिखा cp D6 कॉपी हो जाए कहां, सो D7 में। तो जब आप इंटर प्रेस करोगे तो यहां आपको एक एरर मैसेज देगा कि D6 डायरेक्टरी है, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर डायरेक्टरी को मैं कॉपी करना चाहूं तो इसके लिए मुझे -r ऑप्शंस इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैंने लिखा -r और अब ये कॉपी हो गया। यानी अगर मैं D7 में जाके देखूं तो हमने लिखा कि ls D7 और ये आपको दिखाएगा कि ls के अंदर D7 के अंदर D6 नाम का हमारे पास एक डायरेक्टरी कॉपी हो चुका है। देखिए लिनक्स के बेसिक कमांड में जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है वो है mv कमांड, दैट इज कॉल्ड मूव। लगभग मूव में वो सारे ऑप्शंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं जो cp कमांड में आपके पास इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंसेस है कि जब आप cp कमांड का इस्तेमाल करते हो, अगर हमने लिखा cp, हमने लिखा D5 के अंदर फाइल 1 है, इसे कॉपी करके D6 के अंदर फाइल 1 में लाया जाए। तो जब हम लोग कॉपी करेंगे सो ये फाइल D5 में भी होगा और यह फाइल D6 में भी होगा। लेकिन जब आप mv कमांड का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने लिखा D5 फाइल 1 D6 फाइल 1 में चला जाए, तो ऐसे केसेस में ये फाइल यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां यानी जब हम लोग mv कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब cp कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शंस लगभग आपके पास वो सारा ऑप्शंस इस्तेमाल होता है जो cp के साथ में इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि mv कमांड किस तरह से हमारे पास काम करता है। एक छोटा सा कमांड, हमारे पास एक फाइल है f1, मैं चाहता हूं कि ये फाइल मूव होके D6 के अंदर चला जाए, तो हमने लिखा mv और F1 को मैं मूव करना चाहता हूं। कहां मूव करना चाहता हूं, सो मैं D6 के अंदर आपके पास मूव करना चाहता हूं और हमने इंटर प्रेस किया
और ये मूव हो गया। अब अगर मैं ls प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ F1 नहीं नजर आ रहा है और वो F1 मूव होके कहाँ चला गया, तो D6 के अंदर चला गया। सो अगर हमने लिखा ls D6 तो F1 नाम का फाइल हमारे पास यहाँ है। उसी वजह से अगर आप डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं सो आपको -R ऑप्शन आपके पास लिखने की जरूरत है। तो लिनक्स में अगर आप किसी फाइल को रिमूव करना चाहते हैं या फिर किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है rm, और rm के साथ भी लगभग वही सारे ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं जो cp या फिर mv के साथ में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से हमारे पास एक ऑप्शन जो हमारे पास है वो है rm-f, दैट इज कॉल्ड फोर्सली रिमूवल। यानी अगर आप किसी फाइल को फोर्सली रिमूव करना चाहते हैं, मोस्टली जब आप किसी फाइल को रिमूव करते हैं तो वह आपको प्रॉम्प्ट आपके पास देता है कि वुड यू लाइक टू, कि क्या आप उस फाइल को रिमूव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप फोर्सली रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए -F ऑप्शंस है, नॉर्मली रिकमेंड आपके पास नहीं माने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग -R ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं जो एम्प्टी है, जिसके अंदर कोई भी फाइल आपके पास नहीं बने हुए हैं, तो उसके लिए आप -D या फिर -dir ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ फाइल और कुछ डायरेक्टरी। हमारे पास F2 नाम का एक फाइल है। मैं चाहता हूं कि इस F2 नाम के फाइल को मैं रिमूव करूं, तो हमने लिखा rm F2 और ये आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा है कि क्या इस फाइल को आप रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप Y प्रेस करते हैं तो ये फाइल आपके पास से रिमूव होगा। हमने Y लिखा और ये फाइल रिमूव हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं F3 नाम के फाइल को रिमूव करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि यह मुझे प्रॉम्प्ट दे, तो हमने लिखा rm और हमने लिखा -F, यानी फोर्सली मैं रिमूव करना चाहता हूं F3 को, और ये फाइल रिमूव हो चुका है। इस समय यानी जब मैंने -F ऑप्शंस का इस्तेमाल किया तो इसने नहीं पूछा कि क्या आपको फाइल रिमूव करना है या नहीं रिमूव करना है। अगर मैं D6 नाम के डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूं तो हमने लिखा rm, और अगर हम लोग सिर्फ D6 लिखेंगे, क्योंकि D6 डायरेक्टरी है तो यह रिमूव नहीं करेगा, और डायरेक्टरी रिमूव करना है तो -R D6। यह बोल रहा है कि क्या आप D6 नाम के डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो। मैंने लिखा यस। D6 के अंदर फाइल 1 नाम का फाइल है, क्या आप इसे रिमूव करना चाहते हो। मैंने फिर लिखा यस। यानी अब जितने सारे फाइल हैं उन सबों के बारे में वो आपसे पूछता जाएगा, आपको 1 बाय 1 आपको रिमूव करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इतना सारा काम ना करूं, तो उसके लिए सिंपल जो हमारे पास कमांड है, हमने लिखा rm, हमने लिखा -R, रिकर्सिव मैं रिमूव करना चाहता हूं, फोर्सली मैं रिमूव करना चाहता हूं, और डायरेक्टरी का जो हमारे पास नाम है वो D7। और अब D7 और इसके अंदर जितने सारे हमारे पास डायरेक्टरी थे वो सारे डायरेक्टरी और सारे फाइल ऑटोमेटिक आपके पास रिमूव हो जाएंगे। एक और छोटा सा टर्म्स है कि अगर आप एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो हमारे पास कमांड है rm-d, और rm-d ये हमारे पास हमने एक डायरेक्टरी तैयार किया, हमने लिखा mkdir e1 नाम का एक डायरेक्टरी तैयार किया। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं, कमांड हमारे पास होगा rm-d और e1। यस। एक और कमांड आपके पास डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमारे पास है, वह है mkdir। हमने E2 नाम का एक डायरेक्टरी आपके पास तैयार किया, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं। सो एक कमांड हमारे पास rm-d है, दूसरा कमांड हमारे पास rm-r है, और तीसरा कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो rmdir E2। लेकिन rmdir सिर्फ और सिर्फ उसी समय काम करेंगे जब वो एम्प्टी डायरेक्टरी हमारे पास है। तो अगर कोई ब्लैंक डायरेक्टरी, कोई आप एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है rmdir। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।